हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के क्लास को। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 चल रहा है। और हम लोगों ने जितने भी बेसिक चीज़ें जानकारी चाहिए थी वो सारी चीज़ें हम लोग 2-3 वीडियो में पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और पहला क्वेश्चन भी हम लोग कल के क्लास में बना चुके हैं। पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो आप जरूर जा करके प्लेलिस्ट पे भी आप जा करके चेक कर सकते हैं। सारा का सारा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा इस चैनल पे, अनन्या एकेडमी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपको उसका जो है लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको सारी चीज़ें, एक पहला जो हम लोग संख्यानाथ सीरीज में 8.1 से लेकर 8.4 तक के सारे प्रश्नों को सोल्व हम लोगों ने किया है, उसका भी एक प्लेलिस्ट अलग मिल जाएगा। और ये जो चल रहा है आप लोगों के वास्तविक संख्या रियल नंबर का एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो दोनों प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ पूछा गया है आज के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन इस तरीके से है। क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब कह रहा है कि इसको हमें सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 6q+1 के रूप में या 6q+3 के रूप में या 6q+5 के रूप में होता है। तो आइए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। और ये सिद्ध करने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ेगा किसका, तो जो हम लोग एल्गोरिथम पढ़े हुए हैं यूक्लिड एल्गोरिथम, तो यूक्लिड एल्गोरिथम के माध्यम से हम लोग इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता क्या है। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप ध्यान दीजिए। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात करें तो यहाँ पे कोई भी संख्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, जैसे 5 से हम भाग दे रहे हैं 6 को भाग दे रहे हैं हम, अगर 5 से हम 6 को भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे अगर इसे भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, तो यहाँ 5 और यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो यहाँ पे अब फिर 1 से हमें 5 को भाग देना पड़ेगा, तो 1 5 जा 5 हो जाता है। और यहाँ पे 5 बार में ये 5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ रिमाइंडर जो है ना क्या बच गया, 0 बच गया। रिमाइंडर जो है ना 0। अब हम लोग क्या बोलते हैं, इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं और इसको q बोलते हैं। और ये जो रिमाइंडर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, r बोलते हैं। तो जब भी हम भाग देते हैं, मसल बनाते हैं, एचसीएफ बनाते हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि रिमाइंडर तब तक, मतलब कि कोई भी चीजें रिमाइंडर जो r का मान होता है, r का मान हमेशा जो ये है ना जिसे हम भाग दे रहे हैं, भाजक जो है यानी b के मान से r का मान हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। अगर b के मान के बराबर भी होगा ना तो हम भाग और आगे ले जाकर के बढ़ाएंगे। अगर जब तक ये इसके बराबर, इसके छोटा या इसके बराबर अगर नहीं हो जाता है, बराबर भी नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी b के मान से हमेशा r का मान क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तब मानते हैं कि नहीं हमारा भाग, कोई भी भाग हम करते हैं। तो इस तरीके से रिमाइंडर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है ना हम लोग यहाँ पे भी एक स्टेप समझ सकते हैं कि एक स्टेप तो यहाँ ही हमारा क्लियर हो गया, यहाँ भी हमारा r बन सकता है। तो ये जो r है ना ये 1 है और ये b का मान कितना है, 5 है, तो 5 b है और ये 1 है, तो 5 से छोटा ही है, तो हमेशा r का मान जो होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। अभी इस पे मैं बात करता हूँ, चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 6q+1 और हमारे यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है a बराबर bq+r, a बराबर bq+ क्या होता है, r होता है। तो a बराबर bq+r होता है, इसका मतलब कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, एक कह रहा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो हम धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना, माना माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। a को हमने मान लिया कि चलो भाई a एक धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन धनात्मक पूर्णांक है तो इसमें सम भी आएगा और विषम भी आएगा। तो a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो अगर a कोई धनात्मक पूर्णांक है तो ये जो है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, b का मान हम कितना रखेंगे यहाँ पे, अगर b का मान देखा जाए तो मैंने अभी भाग देकर बताया कि हमेशा जो r का मान होता है, जो हमेशा b का मान होता है, b तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जैसे यहाँ पे है 6q+1, तो a बराबर होता है bq+r होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, a अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है
तो ए अगर धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ पे दिया है 6 क्यूब प्लस 1 दिया है या 6 क्यूब प्लस 3 दिया है। तो यहाँ पे जो क्यूब के जगह तो क्यूब है लेकिन बी के जगह पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो हम बी के जगह पे कितना रख लेंगे 6 रख लेंगे। बी के जगह पे कितना रख लेंगे 6 रख लेंगे। और जब बी के जगह पे 6 रखेंगे तो हम लोग को ये बात पता है, यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम कहता है कि बी से हमेशा आर का मान जो होता है ना छोटा ही होता है, तो आर भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, मान सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। और आर बराबर क्या मान सकते हैं, तो 6 से छोटा ही होगा। तो 6 से छोटा क्या हो सकता है, पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है ना कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 तो नहीं हो सकता, क्योंकि r का मान हमेशा b से छोटा होगा। r का मान हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा। तो r हमने 0 1 2 3 या 5 तक हम मान सकते हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अगर देखा जाए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अगर लगाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है a बराबर bq प्लस r। अब हम बारी बारी से r का मान रखेंगे, b का मान तो दिया हुआ है फिक्स है, तो a का मान ऑटोमेटिक हम लोग हम लोग के लिए अलग अलग a का मान निकलेगा। तो आइए यहाँ पे हम रखते हैं r बराबर, पहले हम 0 रख लेते हैं। r बराबर हम क्या रख लेते हैं 0। तो आप लिखेंगे जब r बराबर 0 तो a बराबर क्या निकलेगा, a बराबर b के जगह पे हमने 6 रखना है, तो 6 क्यूब के जगह क्यूब प्लस r के जगह पे 0, r के जगह पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो यहाँ पे जो प्राप्त हो रहा है, हमें क्या प्राप्त हो रहा है, a बराबर जो प्राप्त होगा, a बराबर क्या मिला हमें, a बराबर हमें मिला 6 क्यूब, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं तो प्लस में 0 था, तो एक तो मान ये हो गया 6 क्यूब, a बराबर क्या हो गया 6 क्यूब हो गया। 0 हमने r बराबर क्या रखा 0 रखा। आइए हम और आगे बढ़ते हैं। अगली बार r का मान जो है हम 1 रखेंगे, r बराबर क्या रखेंगे 1। तो यहाँ पे लिखेंगे जब r बराबर 1 तो क्या होगा, r बराबर जब 1 रखेंगे तो a बराबर क्या निकलेगा, तो a बराबर निकलेगा 6 क्यूब, क्योंकि b के जगह पे हमें 6 रखना है हमेशा, 6 क्यूब प्लस r के जगह पे कितना रखेंगे 1 रखेंगे, r के जगह पे कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो ये हुआ r बराबर 1 रखने पर। उसके बाद हम 1 के बाद क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो फिर हम लिखेंगे जब r बराबर 2, तो r बराबर 2 आएगा तो a बराबर क्या होगा 6 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है a बराबर आ जाएगा 6 क्यूब, b के जगह पे 6 काम कर रहा है तो 6 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, r बराबर फिर रख लेंगे जब r बराबर 3 रखिए, r बराबर 3 रखेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा a बराबर 6 क्यूब प्लस 3, a बराबर क्या आ जाएगा 6 क्यूब प्लस 3। इसको और हम मतलब अगर डीप में समझाएं आप सभी लोगों को तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे r बराबर 1 2 इस तरीके से रखना है, तो आप लोगों को जिस समझ में नहीं आ रहा तो a बराबर क्या है, a बराबर होता है bq प्लस r होता है, a बराबर bq प्लस r होता है। तो r जब इतना होता है तो इसको हम क्या लिखेंगे, a बराबर bq प्लस r होता है, तो इसको हम रखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b के जगह पे 6 क्यूब के जगह पे क्यूब प्लस r के जगह पे 1। अब क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ हमने 2 रखा है तो यहाँ पे मान लीजिए ये b है, तो bq प्लस r होता है, bq प्लस क्या होता है r होता है, तो रखिए b के जगह पे 6, क्योंकि b के जगह पे हमने क्या माना है 6 माना है, और क्यूब के जगह पे क्यूब रह जाएगा प्लस r के जगह पे क्या रखना है 2 रखना है। उसके बाद यहाँ भी यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा bq प्लस r, तो क्या होगा b के जगह पे 6, b के जगह पे क्या है ये b है, तो b के जगह पे 6 क्यूब प्लस r के जगह पे हमने क्या रखा 3 रखा। उसके बाद क्या आता है 3 के बाद 4, तो 4 रख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे जब r बराबर 4 तो a का मान क्या आएगा, a बराबर होता है bq प्लस r, तो क्या होगा b के जगह पे 6 और q के जगह q प्लस r के जगह 4,
इस तरीके से। उसके बाद फिर 5 आ रहा है, तो जब हम 5 रख लेंगे, जब r बराबर 5 तो a का मान क्या आएगा, a बराबर बी क्यू प्लस r होता है। तब b के जगह पे 6 रखेंगे और q के जगह पे q के जगह पे q प्लस r के जगह पे 5 रखेंगे। तो ये इस तरीके से हमने मान निकाला कि जब a कोई पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस है ना, पूर्णांक में माइनस वाला भी होता है, लेकिन यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक माना गया है a। तो यहाँ पे r का मान हमने b बराबर क्या रख लिया, क्योंकि 6 क्यूब हमेशा दिख रहा है, तो b के जगह पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो r जब भी होगा ना तो 6 यानी छोटा ही होगा, यानी b से हमेशा रिमाइंडर जो होता है ना छोटा होता है। शेषफल जो होता है हमेशा छोटा होता है किससे, भाजक से। तो भाजक से छोटा हमने मान लिया, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये होता है, और हमने बारी बारी से इस मान को इसमें फिल किया और अलग अलग मान निकाल लिए। अब इसमें एक चीज हम लोग को बताना है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, हमें विषम पूर्णांक से मतलब है। तो विषम पूर्णांक की अगर बात करें तो धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें विषम कौन कौन से है, देखिए यहाँ पे BQ है, BQ प्लस, यहाँ पे BQ प्लस R होता है, क्या होता है, BQ प्लस R होता है, BQ प्लस R, और B के जगह पे क्या है, 6 है, क्यूब है, यहाँ पे R के जगह पे क्या है, R के जगह पे ये सारा चीजें हैं। तो अगर यहाँ 6 है, क्यूब के जगह पे मान चलिए कि अगर कोई मतलब कि क्यू कह रहा है कोई पूर्णांक, क्यू क्या है, कोई पूर्णांक है, कोई भी मान रख लीजिए। तो 6 के साथ कोई भी पूर्णांक रखते हैं, अगर यहाँ पे 6 के जगह पे मान के चलते हैं हम 1 रख देते हैं, क्यू के जगह पे 1 हम रखते हैं। तो 6 गुणे 1 प्लस r का मान क्या रख देंगे, r का मान देंगे, क्योंकि r का मान अगर हम ये वाला रखते हैं, 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा इसका मान, तो 6 1 जा 6 प्लस 0, 6 1 जा 6 प्लस, ध्यान समझिएगा 0, तो इसका मान क्या हो रहा है, 6 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 1 रखें क्यू के जगह पे और ये 0 रखें r के जगह पे, तो ये मान जो वाला है 6 आ रहा है, जो कि ये क्या है, विषम नहीं है, ये क्या है, सम है, ये क्या है, सम है। यानी 6 क्यू प्लस 0, 6 क्यू प्लस 0 जो हो जाएगा, ये जो मान हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। ये कैसा है, ये सम हो जाएगा। तो हम विषम से मतलब है, हमें किससे मतलब है, विषम से मतलब है। अब हम चूंकि यहाँ r के जगह पे 1 रख दें, यहाँ 1 रख दें, तो यहाँ पे 6 प्लस 1 अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, जबकि 7 क्या है, विषम है, 7 क्या है, विषम है, 7 क्या है, विषम है। यहाँ q के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, q के जगह पे हम 2 भी रख सकते हैं, क्योंकि विषम संख्या में किसी भी सम या विषम संख्या का गुणा अगर करते हैं, अगर यहाँ पे हम 2 भी रखेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि 6 जो है ना सम संख्या है, और सम संख्या को हम विषम से भी गुणा करते हैं ना, तो सम ही बना देता है। तो इसमें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्योंकि जगह पे 1 है कि 2 है, फर्क यहाँ से पड़ेगा। यहाँ पे अगर 1 आ गया ना तो इसे 1 बन गया, जो कि ये विषम संख्या है। तो 6 प्लस 1 रखने से, यानी BQ प्लस R की जगह 6Q प्लस 1 रखने से विषम पूर्णांक कहा जाएगा। तो विषम पूर्णांक ये हो जाएगा विषम, ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। और ये हो गया था सम, ये क्या हो गया था, ये हो गया था सम। अब चूंकि यहाँ पे हम r के जगह पे 2 रखते हैं, जैसे यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8, जबकि 8 क्या है, 8 है सम संख्या, यानी 6Q प्लस 2 जो है ना ये सम हो जाएगा। 6Q प्लस 2 जो है ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। 6Q प्लस 2 जो है क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब क्या आता है, 3 आता है, तो यहाँ पे अगर हम r के जगह पे 3 रखते हैं तो 6 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यानी यहाँ 9 जो है ना विषम संख्या है, तो 6Q प्लस 3 रखने से विषम आएगा, 6Q प्लस 3 रखने से क्या आएगा, विषम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा विषम। उसके बाद अब ये देखिए 4 आता है, 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो यहाँ हम 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे ना तो 6 4 कितना हो जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। तो 10 क्या हो गया, सम संख्या हो गया। तो यानी 6Q प्लस 4 रखने से, 6Q प्लस 4 रखने से क्या बन जा रहा है, सम बन रहा है, और सम बन रहा है, और ये 6Q प्लस 5 अब क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पे r की जगह पे अगर 5 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे तो 6 5 कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है, जबकि 11 क्या है, विषम संख्या है, यानी 6Q प्लस 5 रखने से विषम आएगा, 6Q प्लस 5 रखने से क्या आएगा, विषम आएगा। तो यहाँ पे वही बात बताना है कि दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जितना भी होगा
वो क्या बनेगा 6 क्यूब प्लस 1 बनेगा, यानी 6 क्यूब प्लस 1 बनेगा। उसके बाद 6 क्यूब प्लस 3 बनेगा, 6 क्यूब प्लस 3 बनेगा, क्योंकि ये तो नहीं बनेगा क्योंकि ये तो सम है। और 6 क्यूब प्लस 3 बनेगा, उसके बाद 6 क्यूब प्लस 5 बनेगा, ये तो नहीं बनेगा क्योंकि ये तो सम है। तो ये बनेगा विषम, क्योंकि हमें विषम चुनना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे एक चीज लिख देंगे लाइन में सजा करके, हम ऊपर मिटा देते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना होगा, हम लोगों को लिखना होगा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। यहाँ पे लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक चूंकि ये तो सम है, ये हो नहीं सकता, 6 क्यूब हो नहीं सकता, तो ये सम है, हमें विषम लेना है। तो विषम लाते ये हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है। उसके बाद हम ये तो नहीं ले सकते क्योंकि विषम है, तो ये हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 3 विषम हो जाएगा। उसके बाद 6 क्यूब प्लस 5 ये तो सम है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मान रख के देख लेंगे ना तो यहाँ पे सम आ जाएगा। अब ये आ जाएगा, ये तो नहीं हो सकता, ये होगा सम संख्या विषम में, तो 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमें दर्शाना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन यानी दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की एक टुकड़ी है और उस टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। कह रहा है कि एक यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेना की टुकड़ी है और इसमें 616 लोग हैं। कितने हैं, 616 सदस्य हैं आर्मी के। और कह रहा है कि इसको ना ऐसा मतलब कि कह रहा है कि एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य में तोड़ना है। इसको कितने सदस्य में तोड़ना है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। कितने, यानी 32, तो 32 का एक ग्रुप इसमें बनाना है। उसके बाद कह रहा है कि ये आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों के समान संख्या देखिए, दो इसमें कितने 616 और 616 हो गए और इसमें कितने हैं 32, यानी 32 एक तरफ है 616। तो कह रहा है कि इन दोनों में जो है ना, दोनों समूहों में समान संख्या रखना है। कितना रखना है, समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। तो कह रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बताना है कि जिसमें मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या देखिए इन दोनों में मतलब मार्च करना है, तो हमें क्या बताना है कि अधिकतम, जब भी बात अधिकतम की होती है तो अधिकतम का मतलब क्या होता है, अधिकतम का मतलब होता है हाईएस्ट। और हाईएस्ट मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें वो फैक्टर चाहिए जो इन दोनों में कॉमन हो, और दोनों में कॉमन हो लेकिन दोनों में कॉमन बड़ा कॉमन हो सकता है, उससे बड़ा कोई कॉमन नहीं हो सकता है। तो जो सबसे बड़ा कॉमन होगा इन दोनों संख्या में वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम 32 और 616 का क्या निकाल देंगे, मसा निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी अधिकतम संख्या पता चल जाएगा। हमें हाईएस्ट निकालना है, अधिकतम निकालना है। तो यहाँ पे इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मसा। क्या बोलते हैं, मसा बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो 616 और 32 का हम एचसीएफ निकाल सकते हैं किसी भी रूल को फॉलो करके। तो आइए हम यहाँ पे निकालते हैं 32 से, यानी भागफल विधि से कर लेते हैं, एल्गोरिथम विधि से। तो यहाँ पे क्या होता है, 32 से हम लोग कर लेते हैं 616 का भाग। तो 616 है, यहाँ 32 है, तो एक बार में जाएगा, यहाँ पे एक बार में हम ले गए तो यहाँ हो गया 32। उसके बाद ये 11 हो गया, 11 में से 2 गया 9, और ये है 5 बच गया, हासिल ले तो 5 ही बचा, 5 में से 3 गया 2, 29 हो गया। अब 29 हो गया और ये उतार लेंगे हम, 6 उतार लेंगे। 6 उतार लेने के बाद में यहाँ पर हो गया 296, तो 296 हमें लाना है
कितना लाना है 296, तो कितनी बार में जाएगा, मान लेते हैं 9 दूना 18 और 9 3 27 28, 288 हो रहा है, 9 बार में ले लेते हैं, 9 बार में लेते हैं, 9 दूना 18 और 9 3 27 एक हो जाएगा 28, तो यहाँ पे 16 में से 8 गया 8 और यहाँ से लिया तो 8 ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 8 बच गया शेषफल। अब 8 से हम भाग दे लेते हैं 32 को, अब इसको हम भाग दे लेते हैं 32 को, 8 तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, शेषफल हमारा 0 हो गया। तो ये हमारा जो है ना अंतिम में जो बीटा मान आता है वही हमारा मसा होता है और वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को तीसरा क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे यानी अगले वीडियो में। कल से हम लोग चौथा क्वेश्चन बनाएंगे।